हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी चैनल। प्रिय व्यूअर्स, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी की यूपीएससी की तैयारी में स्टडी IQIS हिंदी की ओर से एक और सहायता प्रदान किए जाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला में हम आपको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में परीक्षोपयोगी जानकारी प्रदान करेंगे, जो न केवल आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में सहायक होगी, बल्कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे। शख्सियत कार्यक्रम के इस पहले एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी साल 2021 में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अपने स्टेटमेंट में एक बात कहा था कि साल 2022 से प्रतिवर्ष इसे पराक्रम दिवस के तहत मनाया जाएगा। तो अब हम 2022 से लगातार सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिवस यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, 1940 में जब हिटलर के बमवर्षक लंदन पर बम गिरा रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार ने उसमें सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रखा था। अंग्रेज सरकार ने बोस को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और 29 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल कर दी थी। एक सप्ताह बाद ही 5 दिसंबर को बंगाल के गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया, ताकि अंग्रेज सरकार पर यह आरोप न लगा सकें कि उनकी जेल में बोस की मौत हो गई है। और फिर 18 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस यहीं से अंग्रेजी एजेंट की आंख में धूल झोंककर वहां से देश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से ऐसे सफर पर निकल गए, जिसमें उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन कर लगभग देश को आजादी की कगार तक पहुंचा दिया था। आज के इस सफर में हम जानेंगे आगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में, जो कि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी की प्रारंभिक जीवन के संबंधित तथ्य होंगे। 23 जनवरी 1897 को वर्तमान ओडिशा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस एक हिंदू बंगाली परिवार से थे और उनका पालन पोषण कटक ओडिशा में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता की 14वीं संतान में से 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। जहां उनके पिता पहले एक सरकारी वकील के रूप में काम करते थे, बाद में उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कटक की महापालिका में काफी लंबे समय तक काम भी किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। उन्हें राय बहादुर का खिताब भी अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्ति अपने पिता से विरासत के रूप में ही मिली थी। जानकीनाथ सरकारी अधिकारी होते हुए भी कांग्रेस के अधिवेशनों में शामिल होने जाते थे और लोकसभा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आपको बता दें कि ये खादी, स्वदेशी और राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के बहुत ही जोर पक्षकार थे। सुभाष चंद्र बोस की माता प्रभावती उत्तरी कलकत्ता के परंपरावादी दत्त परिवार की बेटी थीं और ये बहुत ही इच्छा शक्ति की स्वामिनी, समझदार और व्यवहार कुशल स्त्री थीं। साथ ही इतने बड़े परिवार का भरण पोषण बहुत ही कुशलता से करती थीं। अब अगर हम सुभाष चंद्र बोस की शुरुआती स्कूली शिक्षा की बात करें, तो ये स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने रेवेंशॉ कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया और उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश ले लिया। लेकिन बाद में अध्यापकों और छात्रों के बीच भारत विरोधी टिप्पणियों को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों का साथ दिया और उन्हें साल भर के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। बाद में माता पिता की इच्छा की पूर्ति हेतु उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी की और अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए ये सिविल सेवा बहुत ही ज्यादा कठिन हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया था। हालांकि 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और शीघ्र ही भारत लौट आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। तो अब यहां से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता है। सिविल सर्विसेज छोड़ने के बाद और भारत वापस आने के बाद नेताजी गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने बाद में चित्तरंजन दास को अपना राजनैतिक गुरु भी बनाया।
चितरंजन दास उस समय कलकत्ता के महापौर थे। दास जी ने ही सुभाष जी को महापालिका का मुख्य कार्यकारी भी बनाया था। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ था। इस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेट्स देने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया था। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग के पीछे हटना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। 1930 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन कर दिया। सन 1930 के सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन के दौरान सुभाष जी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। गांधी इरविन पैक्ट के बाद 1931 में ही उनकी रिहाई हो पाई। सुभाष ने गांधी इरविन पैक्ट का विरोध किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के फैसले से वे बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए। सुभाष को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत एक बार फिर से जेल में डाल दिया गया और इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिल गई। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया और वे अपने राजनीतिक जीवन में करीब 11 बार जेल गए। इसके कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 में हुआ था, के अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष जी को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया, पर इस बार सुभाष जी का मुकाबला पट्टाभी सीतारमैया से था। सीतारमैया, जिनको गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, फिर भी 203 मतों से सुभाष जी ही चुनाव जीत गए। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बादल भी मंडराने लगे थे और सुभाष जी ने अंग्रेजों को 6 महीने में देश छोड़ देने का अल्टीमेटम दे डाला। सुभाष जी के इसी रवैये का विरोध गांधी जी समेत कांग्रेस के कई अन्य लोगों ने किया, जिसके कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अवसर पर सुभाष बाबू ने अंग्रेजों द्वारा भारत के संसाधनों का द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग करने का घोर विरोध किया और इसके खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने अपने जोशीले भाषण में ब्लैक होल स्मारक को देश के लिए बेहद अपमानजनक बताया। उनके इस आंदोलन को जनता का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा था, इसीलिए उन्हें कोलकाता में कैद कर नजरबंद रखा गया था, जहां उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। आखिर अंग्रेजों को उन्हें छोड़ना पड़ा और उनकी मांग के आगे झुकना पड़ा, जिससे ब्लैक होल स्मारक को हटाना स्वीकार कर लिया गया। अब हम बात करेंगे द ग्रेट एस्केप के बारे में। इस घटना में सरकार ने सुभाष बाबू की गिरफ्तारी 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह का आरोप लगाकर की थी। 29 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी और एक सप्ताह बाद 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया ताकि अंग्रेज सरकार पर यह आरोप न लगे कि उनकी जेल में बोस की मृत्यु हो गई है। हर्बर्ट का इरादा था कि जैसे ही बोस की सेहत में सुधार होगा वो उन्हें फिर से हिरासत में ले लेंगे। बंगाल की सरकार ने न सिर्फ उनके 38/2 एल्गिन रोड के घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस का कठोर पहरा बैठा दिया, बल्कि ये पता करने के लिए भी अपने कुछ जासूस छोड़ रखे थे कि घर के अंदर क्या हो रहा है। उस दिन से ही उनसे मिलने वाले हर शख्स की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी थी और बोस के द्वारा भेजे गए खत को डाकघर में ही खोलकर पढ़ा जाने लगा था। 5 दिसंबर की दोपहर को सुभाष ने अपने 20 वर्षीय भतीजे शिशिर को पास बुलाया और उस समय सुभाष की दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वे अपनी तकिया पर अधलेटे हुए थे। सुभाष ने शिशिर से पूछा था, आमार एकटा काज करे तो पारबे, यानी क्या तुम मेरा एक काम करोगे? बिना ये जाने हुए कि काम क्या है, शिशिर ने हामी भर दी थी। सुभाष चंद्र बोस पर किताब हिज मेजेस्टी ओपोनेंट लिखने वाले सौगत बोस ने बताया कि 18 जनवरी की रात 1:35 के आसपास सुभाष बोस ने मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धारण किया। उन्होंने सोने के रिम का अपना चश्मा पहना, जिसको उन्होंने 1 दशक पहले पहनना बंद कर दिया था। सुभाष कार की पिछली सीट पर जा बैठ गए। शिशिर ने वॉन्डर कार BL 7169 का इंजन स्टार्ट किया और उसे घर के बाहर ले आए। सुभाष के शयन कक्ष की बत्ती अगले 1 घंटे के लिए जलती छोड़ दी गई थी और फिर दोनों चंदर नगर से गुजरे और भोर होते होते आसनसोल के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए।
शाम को जियाउद्दीन गोमो स्टेशन से कालका मेल पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। सुभाष चंद्र बोस की ट्रेन पहले दिल्ली पहुंची और फिर वहां से उन्होंने पेशावर के लिए फ्रंटियर मेल पकड़ी। 19 जनवरी की देर शाम फ्रंटियर मेल पेशावर पहुंच गई और जहां उनकी मुलाकात मियां अकबर शाह से हुई। सुभाष चंद्र बोस के पेशावर पहुंचने से पहले ही अकबर ने तय कर लिया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक के दो लोग मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार बोस को भारत की सीमा पार कराएंगे। भगत राम का नाम बदलकर रहमत खां कर दिया गया था और तय हुआ कि वो अपने गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन यानी सुभाष चंद्र बोस को अड्डा शरीफ के मजार ले जाएंगे, जहां उनके फिर से बोलने और सुनने की दुआ मांगी जाएगी। 26 जनवरी 1941 की सुबह मोहम्मद जियाउद्दीन और रहमत खां एक कार में रवाना हुए। दोपहर तक उन्होंने तब के ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा भी पार कर ली थी। 27 से 28 जनवरी की आधी रात को अफगानिस्तान के एक गांव में पहुंच गए और 31 जनवरी 1941 की सुबह वो काबुल में दाखिल हो गए। इधर 27 जनवरी को एक अदालत में सुभाष के खिलाफ एक मुकदमे की सुनवाई होनी थी। तब जाकर पुलिस को खबर हो पाई कि सुभाष तो निकल गए। 27 जनवरी को सुभाष के गायब होने की खबर सबसे पहले आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान हेराल्ड में छपी थी। इसके बाद उसे रॉयटर्स ने उठाया, जहां यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अब हम बात करेंगे उनके इटालियन राजनयिक पासपोर्ट के बारे में। बोस को पता चला कि अफगानिस्तान से निकल जाने की योजना पर अमल करना चाहते हैं तो उन्हें काबुल में इटली के राजदूत पाइत्रो क्वारोनी से मिलना चाहिए और 22 फरवरी 1941 की रात को बोस ने इटली के राजदूत से मुलाकात की। इस मुलाकात के 16 दिन बाद 10 मार्च 1941 को इटालियन राजदूत की रूसी पत्नी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक संदेशा लेकर के आईं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुभाष दूसरे कपड़े में एक तस्वीर खिंचवाएं। सौगत बोस ने अपनी किताब हिज मैजेस्टी ओपिनेंट में लिखा है कि सुभाष की उस तस्वीर को एक इटालियन राजनयिक ओरलैंडो मोज़ेटो के पासपोर्ट में उनकी तस्वीर की जगह लगाकर बदल दिया गया था। अब वो पाकिस्तान की सीमा पार करते हुए पहले समरकंद जा पहुंचे और फिर ट्रेन से मास्को के लिए रवाना हुए और वहां से सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन की ओर रुख किया और 28 मार्च 1941 को वे बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन में उनका स्वागत जर्मनी के विदेश मंत्री जोआखिम वॉन रिबेनट्रॉप और विदेश मंत्री विल्हेल्म केपलर और द्विभाषीय पॉल श्मिट ने किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदगी में सिर्फ एक ही बार 29 मई 1942 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से मिले थे। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से बहुत चतुराई से बात करते हुए सबसे पहले उनकी मेहमान नवाजी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी बातचीत मुख्य रूप से 3 विषयों पर केंद्रित थी। पहली ये कि धुरी राष्ट्र भारत की आजादी को सर्वाधिक समर्थन दें। मई 1942 में जापान और मुसोलिनी भारत की आजादी के समर्थन में एक संयुक्त घोषणा करने के पक्ष में थे। रिबेनट्रॉप ने इसके लिए हिटलर को मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हिटलर ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। हिटलर बोस बातचीत का दूसरा विषय था हिटलर की किताब मीन कैम्प में भारत विरोधी संदर्भ पर चर्चा। नेताजी का कहना था कि इन संदर्भ को ब्रिटेन में तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है और अंग्रेज इसे जर्मनी के खिलाफ प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। बोस ने हिटलर से अनुरोध किया कि वे उचित मौके पर इस बारे में सफाई दे देंगे। हिटलर ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया और गोलमोल तरीके से इसे टालने की कोशिश की, लेकिन इससे अंदाजा जरूर हो गया कि बोस ने दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के सामने मामला उठाने का दम दिखा दिया था। उनकी बातचीत का तीसरा विषय था कि नेताजी को किस तरह जर्मनी से पूर्वी एशिया तक पहुंचाया जा सकता है। यहां हिटलर पूरी तरह से सहमत थे। जितनी जल्दी हो सके सुभाष चंद्र बोस को तुरंत वहां पहुंचकर जापान की मदद लेनी चाहिए। बर्लिन में ही हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने और जर्मनी में भारतीय युद्धबंदियों से आजाद हिंद फौज स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। यहीं रहते हुए जनवरी 1942 तक बोस ने 2 सैनिक दस्ते भी तैयार कर लिए थे और यहीं पर आजाद हिंद रेडियो की स्थापना भी की गई थी। नेताजी ने इसके बाद रोम और पेरिस में स्वतंत्र भारत केंद्र यानी फ्री इंडिया सेंटर्स भी स्थापित कर लिए थे। 9 फरवरी 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आबिद हसन के साथ जर्मनी के बंदरगाह कील से एक जर्मन पनडुब्बी से रवाना हुए
हिटलर ने अपने हाथ से एक नक्शे पर सुभाष बोस की यात्रा का रास्ता तय किया था। हिटलर की राय में यह यात्रा 6 हफ्ते में पूरी कर ली जानी थी, लेकिन वास्तविकता में नेताजी ने जापान पहुंचने में पूरे 3 महीने लगा दिए। इसी बीच 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर पर कब्जा करके हजारों भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया था और इस कारण सिंगापुर बोस की फौज के लिए उपयुक्त हो चुका था। इन्हीं समयों में रासबिहारी बोस जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का प्रयास कर रहे थे। इन्हीं कोशिशों से 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। इसके लिए 1942 में एक सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित करने का फैसला लिया गया था। परिणाम स्वरूप 23 जून 1942 को बैंकॉक में भारतीयों का सम्मेलन हुआ। इसमें विभिन्न देशों के 100 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी और इस सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई और सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया से बुलाने का निर्णय लिया गया। बैंकॉक सम्मेलन से पूर्व ही भारतीय नौसेना के कैप्टन मोहन सिंह ने 2500 युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की औपचारिक स्थापना कर दी थी और इन्हीं सैनिकों के प्रतिनिधि बैंकॉक सम्मेलन में शामिल हो चुके थे। बैंकॉक सम्मेलन में ही विधिवत आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था, लेकिन तमाम कठिनाइयों के कारण यह सेना जल्द ही भंग कर दी गई। फलस्वरूप रासबिहारी बोस ने सेना के पुनर्गठन की बागडोर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी, जो 13 जून 1943 को टोक्यो और 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई को बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बने और यहीं पर नेताजी ने आजाद हिंद फौज द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध आक्रमण करने की घोषणा कर दी। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया एवं इसके साथ ही यह भी कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्वतंत्रता देवी की मांग है। 25 अगस्त 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया और इसके प्रमुख बन गए। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथ हॉल में एक विशाल जनसभा में बोस ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा कर दी। बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष तीनों ही थे। वित्त विभाग दिया गया था AC चटर्जी को और प्रचार विभाग दिया गया था SA अय्यर को और साथ ही महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया था। बोस और उनके साथियों ने शपथ लिया। इसके बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान हुआ और इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, चीन, कोरिया, फिलीपींस, मांचको और आयरलैंड ने मान्यता भी दे दी। 25 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सरकार की तरफ से ब्रिटेन तथा अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 6 नवंबर 1943 को जापान ने अपने कब्जे वाले 2 भारतीय द्वीप अंडमान और निकोबार अस्थायी सरकार को सौंप दिए। 31 दिसंबर 1943 को आजाद हिंद फौज का इन पर कब्जा हो गया और इनका नामकरण क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप कर दिया गया। आजाद हिंद सेना की कई ब्रिगेडें भी थीं, जैसे महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ये एक महिला टुकड़ी थी। इसके अलावा सुभाष ब्रिगेड भी थी, जिसके सेनापति शाहनवाज खान थे। ये सेना जनवरी 1944 में रंगून पहुंच गई। इसके बाद 4 फरवरी 1944 को एक टुकड़ी रंगून से अराकान पहुंची, जहां से मार्च में इसने ब्रिटिश सेना को परास्त कर दिया। 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरांग पर पहुंचकर भारत का तिरंगा भी फहराया गया। मई में आजाद हिंद फौज ने माउडोक में कदम रखा, लेकिन साधनों के अभाव में इस सेना को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। फिर भी फौज की एक टुकड़ी जापानी सेना के साथ कोहिमा तक जरूर पहुंच गई। 6 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनके नाम एक प्रसारण जारी करते हैं और उसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं और साथ ही आजाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए शुभकामनाएं भी मांगते हैं। लेकिन बोस को जापानियों के आश्वासन के बावजूद अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। अस्तु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना के मात खाने के साथ ही
आजाद हिंद फौज भी पराजित हो गई। 13 अगस्त 1945 को बोस सिंगापुर पहुंचे और 18 अगस्त 1945 को बोस और हबीबुर रहमान टोक्यो जाने के लिए फार्मोसा हवाई अड्डे से विमान पर रवाना हुए, लेकिन विमान उड़ते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद बोस का पता ही नहीं चला। यह आज भी रहस्य बना हुआ है। भारत सरकार ने अब तक नेताजी की मृत्यु या लापता होने की लगभग 3 जांचें कराई हैं, जिनमें से केवल पहले 2 ने ही निष्कर्ष निकाला है कि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ताइकोऊ के एक अन्य सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी, और यह भी कि टोक्यो में रेंकोजी मंदिर में नश्वर अवशेष वहां पर रखे गए हैं। जिन 2 रिपोर्ट्स के निष्कर्ष 18 अगस्त 1945 के पक्ष में थे, उनमें में से एक रिपोर्ट है फिगेस रिपोर्ट 1946। लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया के सुप्रीम क्लाइड कमांड ने एक खुफिया अधिकारी जनरल जॉन फिगेस को बोस की मौत की जांच करने का काम सौंपा। 5 जुलाई 1946 को प्रस्तुत फिगेस की रिपोर्ट गोपनीय थी। 1980 के दशक में लियोनार्ड ए गॉर्डन ने फिगेस का इंटरव्यू किया था, जहां उन्होंने रिपोर्ट लिखने की पुष्टि कर दी थी। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने अधिकांश IPI यानी इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस फाइलों को ब्रिटिश लाइब्रेरी में जनता के देखने के लिए उपलब्ध कराया था। हालांकि फिगेस की रिपोर्ट उसमें शामिल नहीं थी। फिगेस की रिपोर्ट और गॉर्डन की जांच 4 बातों की पुष्टि करती है। 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस सवार थे। बोस का उसी दिन पास के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। ताइहोकू में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके अवशेषों को टोक्यो भेज दिया गया। एक दूसरी भी रिपोर्ट थी जिसका नाम था शाहनवाज समिति। 1956 में भारत की संप्रभु सरकार ने शाहनवाज खान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी, जो उस समय संसद सदस्य हुआ करते थे। वह आजाद हिंद फौज के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे। इस समिति के अन्य अहम सदस्यों में SN मैत्रा, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नामित एक सिविल सेवक, और नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस शामिल थे। इस समिति को नेताजी जांच समिति भी कहा जाता है। 2/3 समिति यानी खान और मैत्रा ने कुछ मामूली विसंगतियों के बावजूद निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में विमान दुर्घटना से ही हुई थी। सुरेश चंद्र बोस ने अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था और यह दावा करते हुए असहमति का एक नोट लिखा था कि शाहनवाज समिति के अन्य सदस्यों और कर्मचारियों ने जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को रोक दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कड़ी, जिसमें हमने आपको सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और कुछ अगर आपके सजेशंस हैं या फिर सुझाव हैं तो आप उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी चैनल।